प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल इजी टेक क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में हम लोगों ने बिलियन लेशन का सांद्रण वाला भाग देख लिया है। सांद्रण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मोलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है, मोललता क्या है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आइए हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे डिस्कस करें, कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना है बच्चों। पहला ये कि आप अगर इस चैनल का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसे स्वयं सब्सक्राइब कर लें और दूसरे बच्चे जो कि हिंदी माध्यम के हैं उनको भी इसे शेयर करें, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाया जाए। दूसरा बच्चों, यहाँ आपको जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं काफ़ी डिटेल में बताए जा रहे हैं, लेकिन कम समय में लगभग पूरा चैप्टर कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुने। आप सोचिए कि अगर आपको 20 लेक्चर के आसपास यानी कुल मिला जुला के 10 घंटे में पूरा केमिस्ट्री रिवाइज हो सकता है तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इस बात को ध्यान में रख करके पेपर पेन लेके बैठिए और क्रमशः इस चैप्टर का अध्ययन करिए। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसा कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग ज्वाइन हो करके वहाँ से क्वेश्चनायर्स की जो सीरीज़ हैं वो अब भेजना शुरू की जाएंगी, तो उनको आप सॉल्व करिए और उनके आंसर हमें दीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चनायर सीरीज़ से जुड़ना है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना है। तो बच्चों चलिए अब और समय न लास्ट करके हम लोग सीधे अपनी स्टडी पर आते हैं। अब हम लोगों ने बिलियन जो पढ़ा है, 3 तरह के मूल बिलियन हमें इस लेसन में पढ़ने होंगे। पहला है गैस का द्रव में बिलियन, दूसरा द्रव का द्रव में बिलियन और तीसरा है ठोस का द्रव में बिलियन। तो गैस का द्रव में बिलियन जो है बेटा, इससे महत्वपूर्ण एक ही पार्ट है हेनरी नियम। हेनरी नियम क्या है ये आपसे पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हेनरी नियम का संबंध किसी गैस की द्रव में विलेयता से लेकर के है। मान लीजिए एक द्रव है, इसमें गैसें डिजॉल्व होती हैं, कोई गैस डिजॉल्व है, तो वास्तव में ये पाया गया है कि जब कोई गैस किसी द्रव में डिजॉल्व होती है तो कितनी मात्रा में डिजॉल्व होगी ये वास्तव में प्रेशर पर निर्भर करता है। गैस का जो आयतन इसमें घुलेगा, वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं V, ये तो बेटा हमेशा स्थिर होता है, लेकिन अणुओं की संख्या या भार ये दाब पर निर्भर करता है। ये विशेष बिंदु है, इसे ध्यान रखिएगा। तो हेनरी नियम दाब और मात्रा यानी मोलों की संख्या को डिफाइन करता है। अब देखिए हेनरी नियम का फार्मूला क्या है बच्चों। हेनरी नियम का फार्मूला है P = KH.X गैस, यानी P = हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ पे आप कह सकते हैं इस फार्मूले को देख करके कि हेनरी नियम क्या है। हेनरी नियम के अनुसार किसी भी गैस को जब किसी द्रव में घोला जाता है तो ऐसी स्थिति में बिलियन में गैस का मोल प्रभाज गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गैस का दाब बिलियन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। P यहाँ पर दाब है, X गैस मोलर प्रभाज है। बच्चों यहाँ पर KH जो है इसे हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? हेनरी स्थिरांक कहते हैं। और यह विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? विलायक की प्रकृति पर। यह विलेय की प्रकृति पर, दाब पर या सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यह किसी विलायक का गुण होता है। अब आप अगर देखिए, हम दाब को स्थिर कर दें, कांस्टेंट दाब ले लें, और कांस्टेंट दाब पर हम किसी गैस को 2 विलायकों में घोलते हैं, जैसे हम ले लें जल और एल्कोहल, तो सीधी सी बात है कि किसमें गैस ज़्यादा घुलेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका मोल फ्रैक्शन किसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है। अब देखिए, अगर फार्मूला आप देखेंगे स्थिर दाब पर P = क्या है? KH। अगर P को हम कांस्टेंट करेंगे तो KH अगर हम बढ़ाएंगे तो X की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन विलायकों का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होता है उनमें गैसें कम घुलती हैं, और जिनका KH यानी हेनरी कांस्टेंट
कम होगा उसमें गैस ज़्यादा खुलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। जब किसी विलायक का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उसमें गैस की सांद्रता कम होगी, हेनरी कांस्टेंट अगर कम होगा तो गैस की सांद्रता अधिक होगी। ये एरो से आप समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ के कुछ उपयोग। बच्चों, एग्जाम में प्रायः इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक तो कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल है कि कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाली जा सके, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसकी पैकिंग जब करते हैं तो वहाँ पर CO2 का दाब अधिक रखते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक CO2 घुल सके। दूसरा है गोताखोरों के लिए, जो ऑक्सीजन मिलाई यूज की जाती है उसमें हीलियम मिला दिया जाता है। हीलियम बच्चों इसलिए मिलाया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब घट सके, और गोताखोर जो है वो जब सांस लेगा तो वहाँ पर जो पैक होता है सिलेंडर ऑक्सीजन का, अगर प्योर ऑक्सीजन होगी तो उसके ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन खुल जाएगी और बाहर आने के बाद, गैस उतारने के बाद उसको प्रॉब्लम होगी। ऐसे में अगर हीलियम मिला दी जाती है तो जो वायुमंडल में गैस का अनुपात है लगभग वही अनुपात सिलेंडर में मेंटेन किया जाता है, जिससे कि गैस का दाब सुनिश्चित किया जा सके और हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलती है उसकी मात्रा भी नियंत्रित रहे। तो आप केवल नाम याद रखें कि कोल्ड ड्रिंक में गोताखोरों के लिए प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन में हीलियम मिलाने के कारण में, और हमारे फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का विनिमय होता है, ये सब हेनरी लॉ के अनुसार होता है। तो आप इनको अगर एग्जाम में आते हैं, और ज़रूर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन अक्सर, तो उनकी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट, द्रव का द्रव में विलयन। बच्चों, द्रव का द्रव में विलयन जब बनाया जाता है, इसमें जैसे मान लीजिए द्रव A है और द्रव B है, जो विलयन बनता है यहाँ पर वाष्प दाब से संबंधित प्रश्न हमें देखने हैं। वाष्प दाब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाष्प दाब क्या है? देखिए, मान लीजिए यह एक पात्र है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें कोई द्रव भरा गया है। बच्चों, ये जो द्रव होता है ना, आप देखते होंगे इससे कुछ वेपर के कण ऊपर जाते रहते हैं, जिसको हम वाष्पन कहते हैं। साथ ही अगर ये खुला है तो वायुमंडल में चला जाएगा, किंतु अगर इसको ढक दिया जाए तो जो वेपर ऊपर जाती है वो धीरे धीरे कंडेंस होकर के, संघनित होकर नीचे आती है इस तरह से, और जब वो संघनित होकर नीचे आएगा तो फिर से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यानी हमें कह सकते हैं कि वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। तो बच्चों, ये दोनों प्रक्रियाएं चलती तो हैं साथ, किंतु एक समय के बाद दोनों की दर बराबर हो जाती है। इसे हम साम्यावस्था कहते हैं। यानी कुछ देर के बाद वाष्प और वाष्पन की दर और संघनन की दर एक समान हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था। साम्यावस्था पर अब यहाँ जो दाब, जैसे मान लीजिए द्रव है, तो साम्यावस्था पर जो दाब उत्पन्न होगा यहाँ पर वाष्प के कारण, उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, देखिए, साम्यावस्था में किसी द्रव के सतह पर उसकी वाष्प के द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। बहुत सामान्य सी परिभाषा। अगर साम्यावस्था में है तो उस समय वह गैस या वह वाष्प अपनी ही सतह पर जितना दाब डालती है उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि ताप बढ़ाया जाएगा तो वाष्प दाब बढ़ जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि विलयन में इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, विलयन का जहाँ तक हम देखते हैं, वाष्प दाब इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें जो द्रव मिलाए गए हैं उनका अपना शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब क्या है। जैसे मान लीजिए द्रव A है और B है, इसका विलयन है। तो पहले हम देखते हैं द्रव A का वाष्प दाब कितना है? P0A है, और द्रव B का कितना है? P0B है। ऐसे में जब हम इन द्रवों को एक दूसरे से मिलाते हैं और विलयन बना लेते हैं तो विलयन की अवस्था में इनके वाष्प दाब परिवर्तित हो जाएंगे। अब मान लीजिए द्रव में A का वाष्प दाब PA है और द्रव B का वाष्प दाब PB है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा? PA प्लस PB। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जब विलयन का वाष्प दाब P = PA प्लस PB है तो यहाँ पर PA और PB का मान क्या होगा? किस तरह से हम P को निकालते हैं? इसके लिए एक नियम दिया गया है जिसको राउल्ट का वाष्प दाब नियम कहते हैं। एक चीज़ आपको विशेष ध्यान में रखना है कि राउल्ट का वाष्प दाब से संबंधित दो नियम है। एक है राउल्ट का वाष्प दाब संबंधित नियम, और एक है राउल्ट का वाष्प दाब आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का नियम। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राउल्ट का वाष्प दाब नियम। इसके अनुसार किसी विलयन में किसी द्रव का वाष्प दाब उसके मोलर प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात विलयन में अगर A का मोलर प्रभाज XA है और इसका शुद्ध अवस्था में P0A वाष्प दाब है, तो विलयन में वाष्प दाब PA = क्या होगा?
पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और बी का वाष्प दाब पी बी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और कुल दाब जैसा कि आप जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी ए प्लस बी, पी और पी बी की वैल्यू आप रख देंगे। तो इस तरह से पी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस फार्मूले का कोई कॉम्प्लिकेशन या डेरिवेशन बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इनफ है। इसे आप याद रखिए, फार्मूला याद होना चाहिए, राउल्ट का नियम याद होना चाहिए, आप आंसर आसानी से कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है। अब बच्चों आते हैं, एक क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो क्या है देखिए, वह है वाष्प का संगठन, वाष्प अवस्था में क्या संगठन होगा। इसका मतलब आप थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। जैसे देखिए बिलियन है, बिलियन में ए और बी हमने डाल दिया, यहाँ पर इनका सांद्रण एक्स ए है मोलर प्रभाज, और दूसरे का मोलर प्रभाज एक्स बी है। जो वाष्प यहाँ बनती है, यहाँ कलेक्ट होती है, इसमें मोलर प्रभाज जरूरी नहीं कि एक्स ए और एक्स बी हो। यहाँ पर मान लो इनका मोलर प्रभाज वाई ए है और वाई बी है, तो कभी कभी एग्जाम में वाई ए और वाई बी की वैल्यू पूछ दी जाती है। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये फार्मूला याद कर लीजिए कि वाई ए इक्वल टू होता है पी ए अपान पी, यानी ए का वाष्प दाब अपान बिलियन का कुल वाष्प दाब। इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पी नॉट ए एक्स ए अपान पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। इसी तरह से वाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पी बी अपान पी कर दीजिए, इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो वाष्प अवस्था का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका प्रयोग आप करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस पर केयर नहीं करते हैं, प्रायः इसी फार्मूले का यूज करके एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू बता देते हैं जो इनकरेक्ट है। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अब देखते हैं राउल्ट के नियम का ग्राफी निरूपण। वास्तव में बच्चों, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें नीचे की तरफ मोलर प्रभाज दिया गया है और वाई एक्सिस पर वाष्प दाब को बढ़ते क्रम में रखा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो एक्सिस बना हुआ है, दो तरफ से ये कर्व घिरा हुआ है। एक तरफ ए को हमने प्योर कंडीशन में लिया है और दूसरी तरफ हमने बी को प्योर कंडीशन में लिया है। ए जब प्योर कंडीशन में है तो मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए है और बी का पी नॉट बी है। आप देख पा रहे हैं कि ए का वेपर प्रेशर प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में बी से ज़्यादा है, और इन दोनों विलयनों को ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, अब मिक्स कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए हम ए का पी नॉट ए है, प्योर ए में बी को मिलाते जाएंगे, ए में हम किसको मिला रहे हैं, बी को, तो ए का वेपर प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पी ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो बिकॉज एक्स ए का मान लगातार घटेगा, जैसे जैसे हम बी को इसमें मिलाएंगे तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी, और जब एक्स ए जीरो हो जाएगा तो पी ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलेगा जो पी नॉट ए से चलता हुआ सीधा कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, देखिए ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पी ए को। इसी तरह से बी का अगर हम ग्राफ देखें तो ये भी सेम इसी तरह से होगा बच्चों, और देखिए ये ग्राफ जो होगा पी बी से स्टार्ट होगा और यहां पर आकर के जीरो हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हुआ, दिस ग्राफ इज ऑफ पी बी, यानी बिलियन में ए और बी के जो वेपर प्रेशर हैं उनका एक कर्व है। अब किसी भी स्थिति में अगर हम देखें तो बिलियन का वाष्प दाब क्या होगा, आप जानते हैं ये पी ए और पी बी के योग के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों देखो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा दोनों के योग का, वो पी ए से आएगा और पी नॉट बी तक जाएगा। ये किसका है, ये पी का ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ऑफ पी। देखिए ये ग्राफ किसका है बच्चों, ये पी का है। तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या है, पी ए प्लस पी बी। हम इस तरह से इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि किसी भी अवस्था में विलयन का वाष्प दाब, दो विलायक जो हम लेते हैं ए और बी, उनके वाष्प दाबों के बीच में होता है, अर्थात अधिकतम वाले से कम, देखिए ए से क्या है, कम है, और न्यूनतम यानी बी वाले से क्या है, ये ज़्यादा है। तो बिलियन का वाष्प दाब दो विलायकों के वाष्प के दाबों के बीच में हमेशा पाया जाता है। यह एक आदर्श बिलियन व्यवहार है। इस तरह के बिलियन जब ग्राफ देते हैं स्ट्रेट लाइन के, इनको हम आदर्श बिलियन कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं आदर्श बिलियन क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं वह बिलियन जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श बिलियन कहते हैं। अब आदर्श विलयन की विशेषताएं देख लीजिए। पहली विशेषता हम लोग अंतर आणविक बल के आधार पर बताते हैं बच्चों। अंतर आणविक बल जो होता है वास्तव में इनके अणुओं के बीच, यानी जैसे ए है और बी है, तो ए बी के अणुओं के बीच जो बल होता है, फोर्स होता है एफ, ये अगर वास्तव में एफ ए यानी ए के जो अणुओं के बीच में बल है उसके, या फिर बी के जो अणुओं के बीच में बल है उसके बराबर है, यानी
चाहे ए को लें, चाहे बी को लें, चाहे ए बी को लें, हर जगह अणुओं में आकर्षण एक जैसा है, तो ये विलयन आदर्श विलयन होगा। इसी तरह से जब इनके बीच फोर्स सेम होता है तो इनके बीच मिक्स करने से किसी तरह की ऊष्मा का अंतर नहीं होता, न तो उसमें प्रसार होता है न संकुचन होता है, इसीलिए एंथैल्पी चेंज भी जीरो हो जाती है और आयतन चेंज जो एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है यानी आयतन परिवर्तन वो भी क्या होता है, शून्य होता है। तो इस तरह से आपको ये तीनों फैक्टर याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कि उदाहरण क्या हो सकता है। तो बच्चों कोई भी विलयन पूर्ण रूप से आदर्श विलयन नहीं होता है, ये आप हमेशा याद करिएगा। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनके गुण लगभग एक जैसे होते हैं, संरचनाएं लगभग एक जैसी होती हैं, उनका मिश्रण प्रायः आदर्श विलयन के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण याद कर लीजिए, कभी कभी दिया जाता है या पूछ लिया जाता है। तो बेंजीन टॉलुइन, हेक्सेन हेप्टेन और एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, ये विलयन जो हैं ये आदर्श विलयन के नज़दीक गुण प्रदर्शित करते हैं। आइए हम देखते हैं अनादर्श विलयन क्या है। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से विचलन दिखाते हैं, यानी ताप दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पालन नहीं करेंगे, वो आदर्श विलयन नहीं होंगे, उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो तरह के होते हैं बच्चों। एक वे होते हैं जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और दूसरे वे होते हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो धनात्मक विचलन करते हैं प्रदर्शित, उनके बीच वास्तव में क्या होता है बच्चों कि जो आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच वो कम होता है। यानी ए और बी को अगर हम देखें, एफ ए बी या एफ ए ए या एफ बी बी से क्या है, कम है। ऐसी स्थिति में जब दो विलयनों को हम मिलाते हैं तो अंतर आणविक बल कम होने के कारण उनका प्रसार हो जाता है। प्रसार हो जाता है अर्थात उनका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए डेल्टा वी यहाँ पर क्या आती है, पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू भी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो धनात्मक विचलन के लिए याद करिएगा ऐसे विलयन जिनके लिए एफ ए बी का मान एफ ए ए या एफ बी बी से कम होता है, यानी फोर्स कम होता है ए और बी के बीच, जबकि वॉल्यूम परिवर्तन, आयतन परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, उन्हें हम धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। इसी तरह से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनको हम देखें तो उनके अणुओं के बीच बल ज़्यादा होता है, यानी एफ ए बी एफ ए ए या एफ बी बी से ज़्यादा है। और वॉल्यूम परिवर्तन क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या है, निगेटिव होता है। इनके अगर ग्राफीय निरूपण आप देखेंगे तो इनके ग्राफ वास्तव में कर्व होते हैं। और अगर आदर्श विलयन है, धनात्मक विचलन है, तो आदर्श विलयन का जैसा कि अभी आपने देखा था इस तरह की लाइन होती है, धनात्मक विचलन में ये ऊपर जाएगा, और अगर ऋणात्मक विचलन है तो ये मान क्या होगा, नीचे आएगा। अर्थात आप देखिए इस तरह का कुछ विलयन हो जाएगा ऐसे। ऋणात्मक है अगर तो ये ग्राफ वास्तव में क्या होगा, ये नीचे की तरफ से आएगा। धनात्मक है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ से। तो ये पॉजिटिव का हो गया, ये निगेटिव। तो हर लाइन के साथ यही होगा, अगर नीचे की तरफ लाइन जा रही है तो निगेटिव विचलन होगा, ऊपर की तरफ है तो धनात्मक है। इसे आप ग्राफ देख करके बता सकते हैं। इनमें अंतर पूछा जाता है तो जैसा हमने अभी आपको डिस्कस किया है ये अंतर आप बता सकते हैं। इनके उदाहरण बच्चों आपको याद करना है। देखिए, जैसे उदाहरण में हम ले लें, अगर पुअर बॉन्ड है तो धनात्मक विचलन हो जाएगा, जैसे ईथर और एसीटोन है, CCl4 और C7H16 है। अब बच्चों देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक लाइन की परिभाषा है, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला आप ये समझिए स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं। ऐसे मिश्रण जो एक ही ताप पर पूर्ण रूप से उबल जाते हैं उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। बच्चों, जब हम ए को बी से मिलाते हैं तो इनके विलयन को गर्म करने पर पहले ए उबलेगा या पहले बी उबलेगा। सामान्यतः दोनों एक साथ नहीं उबलते हैं, यह इनके क्वथनांक पर निर्भर करता है, किंतु एक निश्चित अनुपात में मिलने पर कभी कभी ये एक ही ताप पर उबलने लगते हैं। तो इस कंपोजिशन वाले मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, यानी स्थिर ताप पर उबलने वाले मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इनका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संघटन एक समान होता है। अब आप देखिए, एक पॉइंट जो और नोट करना आपको है वो क्या है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण कभी आदर्श विलयन नहीं बनाएगा। तो पहला तो याद करिए कि आदर्श विलयन जो होता है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाता है। अब ऋणात्मक या धनात्मक विचलन वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं।
अगर धनात्मक विचलन वाला विलयन है तो ये न्यूनतम स्तर, देखिए धन है तो न्यूनतम पे जा रहा है, और अगर ऋणात्मक विचलन वाला कोई विलयन है तो ये अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से विलयन न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे, कौन से अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि धनात्मक विचलन वाले विलयन न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, जबकि ऋणात्मक विचलन वाले विलयन अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण में एक और चीज़ कि द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में इनके संगठन एक जैसे होते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। थैंक यू।